मंडल उप समिति की बैठक हुई है जिसमें आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय हमारे चंपाई सोरेन जी, आदरणीय हमारे आलमगीर आलम साहब, हमारे सत्यानंद भोक्ता जी, आदरणीय बादल बाबू, हम लोग 5 मंत्री जो है आज 6 मंत्री हम लोग बैठे थे। बैठ के कई जो उस दिन कैबिनेट में ये निर्णय हुआ कि ये उप समिति बनेगी। उप समिति बन के विभिन्न बिंदुओं पर जो बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार मंथन चिंतन करेगी। उसी के आलोक में विभिन्न हमारे मंत्रियों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया है। हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो 7 से 8 लाख लोग हैं, वो जब आएंगे तो उनको पहले हमको बाइफरकेट करना होगा हर ज़िला में कि किस ज़िला में कितने लोग पहुंच रहे हैं, और जो वहां पहुंचेंगे उनको फिर किस स्तर पे रखा जाएगा, और उनको रखने के बाद उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मतलब जो उनका जो दैनिक जीवन है वो दैनिक जीवन प्रभावित नहीं हो, इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए भविष्य में उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग विचार आया है। माननीय आलमगीर साहब ने विचार दिया कि उसको जो है हम जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी जोड़ सकते हैं, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उससे जोड़ सकते हैं। हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये बैठक चालू हुई है। तो उन्होंने इस बात को ये किया है कि हम कैसे करके अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे भोजन पहुंचाएं, और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उस पीडीएस सिस्टम में कहीं थोड़ी बहुत कमी खामी है, तो उस कमी खामी को भी हम सुधार करने के लिए जो हमारी हर ज़िला में निगरानी समितियां बनी हैं, जो लगातार जो है बहुत सारे हमारे पीडीएस दुकान को सस्पेंड किया गया है। बहुत सा पीडीएस दुकान है जिसमें 232 दुकान को सस्पेंड किया है, 41 पर एफआईआर भी किया गया है, 9 को रद्द करने की भी कार्रवाई की गई है, और 414 दुकान को सुकोच किया गया है, और 310 फ्लाई स्क्वाड बनाए गए हैं। तो इसको कैसे और मजबूत किया जाए, और मजबूत करके हम कैसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो अंत्योदय का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, या अप्लाइड फॉर हो, या झारखंड का कोई भी व्यक्ति हो जो भूखा ना मरे, इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन किया गया है। तीसरा एक विषय जो है, जो हमारे सत्यानंद भोक्ता जी ने श्रम के बारे में, चूँकि खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो हमारा जो श्रमिक आएगा उस श्रमिक को मनरेगा के साथ और हम कैसे करके विभिन्न कंपनियों में भी, यदि प्राइवेट कंपनियां भी हैं तो उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ, चूँकि हमारे श्रमिक हैं, हमारे लोग हैं, वो भूखे ना मरे, उनका रोजी रोजगार नहीं छिनाए, इसके लिए सरकार जो है बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना रही है। साथ ही कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में जैसे दूध ऐसा चीज़ है जो फट जाता है, दूध का जब तक हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मिठाई की दुकानें हैं, और जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप, जो भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई हैं, उन गाइडलाइन के अनुरूप में हम मिठाई की जो दुकानें हैं उससे डायरेक्ट वहाँ पर खिला नहीं सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर बनाकर उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा कृषक है उसको हमारे बादल बाबू ने एक प्रस्ताव दिया है, अब वो उनके तरफ से ये प्रस्ताव है, लेकिन उस पर जो है माननीय जितने भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस सारी कृत कार्रवाई से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए उनके दिशा निर्देश को प्राप्त किया जाएगा, ताकि हम जो है इसमें अग्रिम फिर आगे कार्रवाई कर सकें। तो जो चूँकि धान की कटनी, गेहूं की कटनी के लिए जो मशीन है, वो मशीन का
हम कैसे कृषक को लाभ दे सकें। और यदि हम उसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो बादल बाबू ने एक और विषय कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हमारा रोपनी का टाइम होगा तो ज़मीन को जोतने के लिए हम ट्रैक्टर जो है, सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है कि ट्रैक्टर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे कृषक को ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये सारी चीज़ों पर चिंतन मनन किया है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और लेकर आगे जो है फिर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और ये समिति सभी उपायुक्तों को जो हमने आज की इस बैठक का कृत कार्रवाई से उनको अवगत कराया जाएगा और उनसे ये आगे भविष्य में जो हम लोग की कृत कार्रवाई है इसकी कार्य योजना बनाकर पुनः समीक्षा 1 सप्ताह के बाद ये उप समिति करेगी। और ज़रूरत यदि महसूस हुई, चूँकि अभी आपदा की स्थितियां हैं और ज़रूरत महसूस हुई कि यदि इसको बीच में भी मीटिंग करनी है तो हम लोग बीच में भी मीटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगली शुक्रवार को हम लोग इसी समय 1 बजे फिर मीटिंग इसी सभागार में करेंगे और फिर हम लोग जो है उसकी कमी खामी का विवेचना करते हुए जनता को कैसे करके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक ऐप लागू किया है, वो ऐप को कैसे हम कारगर तरीके से हमारे जो है श्रमिकों के पास तक पहुंचाएं, इस सभी चीज़ों पर बहुत बिंदुवार हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। और अगली जो बैठक होगी उस बैठक से भी आपको कृत कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। चालन को लेकर भी किसी तरह की छूट होगी? देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय करेंगे, उस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस स्तर पर अपने झारखंड के भौगोलिक, क्षेत्रीय और सारी परिस्थितियों का आकलन और मूल्यांकन के बाद करेंगे। तो ये चूँकि भविष्य के गर्द की बात है और मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, जो आज की बैठक में उसमें कुछ तय हुआ नहीं, राहत दे सकते हैं? जो राहत मिलेगी और उस राहत के अनुरूप झारखंड की परिस्थितियां क्या हैं, चूँकि हमारी भौगोलिक स्थितियां और अन्य राज्यों की भौगोलिक स्थितियां अलग है। हमारा पूरा सिस्टम जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और दूसरे राज्य जल जंगल ज़मीन पर आधारित नहीं है। तो हम उनके निर्णय पर समीक्षा करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर स्वतः जो है आपको अवगत कराएंगे। एक बात पर और चर्चा संभवतः हो रही थी इस बैठक में कि जनप्रतिनिधियों को छूट दी जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा राहत कारक को लोगों तक पहुंचाए। नहीं, जनप्रतिनिधियों पर सरकार बिल्कुल, ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने वाली सरकार है। जनप्रतिनिधियों को कहीं से भी कोई बंदिशें सरकार ने नहीं लगाई हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी ये प्रार्थना और निवेदन है इस सरकार के माध्यम से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, लॉकडाउन का भी पालन करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम इस विपदा को दूर करने के कारगर उपाय करें, ना कि विपदा का खुद कारण बन जाए। तो ये जो एडवाइजरी है स्वास्थ्य विभाग की, इस एडवाइजरी को मान्य करते हुए कार्रवाई करेंगे। सर, पीडीएस से एक सवाल है। जैसा आप लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें तो राशन मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर उनका रद्द हो गया है किसी कारणवश या फिर उन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके लिए भी राशन की सुविधा शायद आप लोग मुहैया करें। देखिए, हम बोले कुछ हाँ, इस पे इधर रेक्टिफाई कैसे किया जाए? वो में बांट सकते हैं। एक, जिनके पास राशन कार्ड है। 2, जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है। 3, वो जो ना तो उनके पास कार्ड है और नहीं आवेदन दिया। ये 3 कैटेगरी हो सकते हैं जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या। जिनको कार्ड है, आप जानते हैं कि उनको तो राशन मिल रहा है, दोगुना मिल रहा है बल्कि। जो अप्लाई किए हैं, आवेदन दिए हैं, उनको भी अभी हम लोग 10-10 केजी के हिसाब से दे रहे हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, उनको हम अपील कर रहे हैं कि आज अगर अप्लाई कर देते हैं, वो ऑनलाइन नहीं भी होता, दरख्वास्त देते हैं मुखिया के मार्फत से,
जी। अप्लाई कर देते हैं तो उनको भी देंगे, मतलब एप्लीकेशन भी अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल। सर कई ऐसे शिकायतें आ रही हैं, मुखिया हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, उनको वो लिस्ट दिए हैं सीओ के पास, लेकिन सीओ बोले कि इतना मेरे पास राशन मौजूद नहीं तो हम आप लोग को नहीं दे सकते, 2-4 किलो में इसको किया जाए। नहीं, अच्छा ये पता नहीं, इस पर हम करेंगे, विचार करेंगे। आप जो शिकायत दिए हैं, आप लोगों से भी निवेदन ये है कि इस तरह की शिकायत आए तो ज़रूर हम लोग को बताएं कि हर शिकायत की हम लोग जांच करेंगे, सत्यता की जानकारी लेंगे हम लोग। तो आपका ठीक है, ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कर, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। अभी हम लोग सब काम रोक करके लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने में लगे हैं, स्वास्थ्य का काम में, और लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने में लगे हुए हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे कमी है और उस आधार पर हम नहीं देंगे अनाज। ऐसा इस अगर किसी पदाधिकारी ने कहा तो अगर बता दीजिएगा नाम, तो उनसे हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे हम कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, आपको अनाज देना है, आपको सबको देना है, किसी को भूखा नहीं रहने देना। सर पूरे राज्य में 70% बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, 30% अभी भी वंचित हैं, उन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या पहुंचेगा या नहीं? नहीं, ऐसा है कि पहले मिड डे मील का कंसेप्ट क्या है ये जाने हम लोग। जी। मिड डे मील किसको मिलता है? मिड डे मील उसी को मिलता है जो स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, घर में बैठे लोगों को तो नहीं मिलता है। लेकिन अभी के माहौल में हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अभी के माहौल में जो नहीं भी आते हैं स्कूल, उनको भी दे दीजिए, वो मान्य होगा हम लोग को। उनको 100% देने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो कवर पहले से कर जा रहे हैं, इसलिए एक उनके माता पिता को राशन कार्ड अगर है या राशन कार्ड पे अप्लाई किए हैं तो उनको तो मिल ही रहा है घर में अनाज, ये भी सही है। सर पोषण भी तो एक कंसेप्ट था, स्कूल तो ठीक है, हाँ, लेकिन बच्चों का पोषण भी उसमें कंसेप्ट था, मिड डे मील का एक कंसेप्ट रहा है। हाँ, एकदम ठीक है आप। ये मिड डे मील का कंसेप्ट रहा है, पोषण देना, वो हम लोग करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। 100% को देना होगा, 100% को सरकार विचार करेगी, हम लोग रखेंगे। उप समिति जो हमारी है वो सरकार के पास बात को रखेगी और इसको हम लोग कराएंगे। मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ। कोटा हब है, एजुकेशन हब है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार अपने फंसे हुए छात्रों को कोटा से लाने का प्रावधान उन्होंने किया है और प्रयास भी जारी है, बच्चे आ रहे हैं। क्या हमारे बच्चे जो 3000 की संख्या में वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए कोई पहल होगी? ये थोड़ा सा आपको हो सकता है खराब लगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जी। यहाँ से एक प्रयास हुआ था, आपने क्या किया, या हमारे विपक्षी पार्टी के लोग क्या किया, क्या इशू बनाया उसको? हम कहते रह गए कि योगी सरकार 2000 बस भेज करके दिल्ली से मजदूरों को मंगाए। आप उसको छापे भी नहीं आप लोग, किसी ने उसको, प्रेस के लोग भी, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उनको आपको ध्यान देना चाहिए, प्रमुखता से छापना चाहिए। थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन हमको बोलने दीजिए, हमको भी मेरी भी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है, मेरी भी स्वतंत्रता है बोलने की। तो आपने छापा नहीं, उस पर कोई मैंने पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश आप लोग भी नहीं की। अब सवाल है कि अब मैंने पढ़ा दो दिन पहले, लॉकडाउन में जहाँ हैं वहीं रहना होगा। अब कुछ लोग अपना इंतजाम करके बिहार के लोग, बच्चे लोग आ गए बिहार के बॉर्डर में। नीतीश सरकार ने, जो पढ़ा उसको बोल रहा हूँ मैं, नीतीश सरकार ने कहा कि उनको अंदर नहीं घुसने देंगे, उसको बाहर ही रहना होगा, है ना, क्योंकि वो आ रहे हैं, हो सकते हैं इस डिजीज़ के, इस रोग के कैरियर बन के आ रहे होंगे। तो वो तो व्यवस्था है, तो उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कैसे उम्मीद करते हैं हमसे आप कि हम यहाँ से गाड़ी भेजें और उनको लावें, है ना? कैसे समझ सकते हैं जब पूरा देश हम शुरू कर दिए हैं, शुरू ही हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हेमंत जी बोल रहे हैं कि हम देश के साथ रहेंगे। इस मौके में देश की केंद्र सरकार जो कहेगी हमको, उस गाइडलाइन को हम लोग मानेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो फिर कैसे हम करें? सर, हिंद पीढ़ी नाला रोड से जो जमाती शामिल हुए थे, तो उनको जांच के बाद छोड़ दिया जाएगा या जेल भेजा जाएगा? जेल क्यों भेजा जाएगा? केस हुआ है तो जेल जाएगा, कहना कानून अगर हुआ है, हाँ, बेल हो। देखिए, केस होता है तो दो तरह की बात होती है, या तो जेल भेजा जाता है या बेल दिया जाता है, ये तो निर्णय होगा, आधारित होगा। हाँ। ऐसा हिंद पीढ़ी से ये शिकायत आ रही है कि सब लोगों को खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए सर एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन है हाँ, सर। अभी स्पेशल ब्रांच के 4 डीएसपी का ट्रांसफ़र हुआ है और बीजेपी ने ये कहा है कि
सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी लोहरदगा डीएसपी ने, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र किया है और वहाँ पे एक मुस्लिम अफसर को फिर से रखा गया है जिसकी शिकायत पहले भी की गई। नहीं, देखिए हम पहले शुरू करें। अफसर में अफसर जो होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। अफसर होता है, उसको एक ड्यूटी दी जाती है, सरकार को उस ड्यूटी को पूरा करना होता है। किस परिस्थिति में बदले गए डीएसपी स्पेशल ब्रांच के मुझे मालूम नहीं है। एक और सरकार का अधिकार है, किसी को रखे, इसको वहाँ पर रखे। ये आप लोग भी आप लोगों से अनुरोध है कि उनको बोलने दीजिए, बोलते हैं उनको अफसर की जाति और धर्म उनको बोलने दीजिए, लेकिन कम से कम आप लोग न्यूट्रल रहिए, प्रेस के लोग न्यूट्रल रहें कि हम अफसर की जाति का निर्धारण नहीं करें कि ये फलां अफसर है, हिंदू अफसर है, ये मुस्लिम अफसर, ऐसा नहीं करें। हम भी नौकरी किए हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ अफसर के नाम पर। जितने सरकारें थी पहले, किसी ने भेदभाव नहीं किया। ये सरकार, ये लोग करते हैं भेदभाव। ये लोग जो पिछली सरकार थी उनके लोग करते हैं भेदभाव, हम लोग नहीं करेंगे भेदभाव। सर, तो क्या लगता है जो रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि आपका ही विधानसभा क्षेत्र है, वो आप कैसा? नहीं, इसके जो चर्चा हुई हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये हुआ कुछ अफसर ने गलत रिपोर्ट दिया कि हाँ बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं, रोहिंग्या के आए हुए हैं, आपको कोई नहीं मिला। जांच हुई, सुप्रीटेंडेंट पुलिस ने जांच कराया, घर घर जाकर के जांच कराया, कोई नहीं मिला। तो इस तरह का रिपोर्ट नहीं न देना है। इसको कैसे कोई सरकार बर्दाश्त करेगी? गलत रिपोर्ट दे करके समाज में विरोध उत्पन्न करना उचित तो नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। कल आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है, 22 तारीख अंतिम तारीख दी गई है, उसमें जो फीडबैक देंगे प्रवासी मजदूर। 24 घंटा हो चुका है, ऐप खुल नहीं रहा है, कहाँ से देंगे जानकारी? नहीं, तो ये तो टेक्निकल खामी है, उसको सुधारा जाएगा। ऐप में गड़बड़ी नहीं है, अब टेक्निकल खामी है ना। नहीं, ऐसे में 22 तारीख तक का डेडलाइन कितना प्रसंग है? ऐसा है कि उसको देखेंगे हम।